फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसमें बोला गया है, गुड थिंग्स टेक टाइम। मतलब अच्छी चीज़ें होने में लगता है समय। कोई भी लाइफ में आपको कोई भी बड़ा गोल अचीव करना हो, लेट इट बी क्लियरिंग यूपीएससी, लेट इट बी क्लियरिंग सिंपल एसएससी एग्ज़ाम, या फिर कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी आप दूसरा काम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसे आप एक अच्छे लेवल पे होते हुए देखना चाहते हैं, उसमें अचीवमेंट एक लोग बोले आपको कि येस यू आर एन अचीवर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको वो चीज़ पे लगेगा टाइम। आप कोई भी देखिए, कोई भी बड़ा इंसान, कोई भी जिसकी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लाइफ में कभी ना कभी फेल ना हुआ हो। तो यही चीज़ बोली गई है कि गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीज़ों के लिए आपको अच्छे एफर्ट्स चाहिए, अच्छी अप्रोच चाहिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, लगे रहिए, यू आर गोइंग टू मेक इट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ मोटिवेशनल कोट। और आज का दे देता हूँ आपको कोरोना अपडेट। तो आप अगर देखेंगे वर्ल्ड के अंदर तो टोटल 2,31,21,145 केसेस निकल के आ चुके हैं। इनमें से आप देखेंगे तो 1,57,15,254 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर 8,03,223 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद टॉप कंट्रीज़ अगर देखेंगे तो टॉप पे यूएसए बना हुआ है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया और पाँचवें पे साउथ अफ्रीका। जिस रेट पे दोस्तों इंडिया बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगले एक हफ्तों में आप इंडिया को सेकंड नंबर पे आता हुआ देखें, और उसके अगले 10 हफ्तों, अगले एक हफ्ते में इंडिया को आप 10 से 15 दिन में शायद फिर टॉप पे देखें। तो जिस रेट पे हमारे जो इंडिया में कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब इसमें डिक्लाइन जो आना चाहिए वो डिक्लाइन नहीं देखा जा रहा है। इस वजह से आप देखेंगे इंडिया के अंदर टोटल अब तक 29,75,701 का आंकड़ा पार कर चुका है। इसमें से आप देखेंगे 55,928 लोगों की जान चली गई है, और 2,22,02,577 लोग कोरोना से अब पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, जो कि आप एक अच्छी बात बोल सकते हैं। फिर ये था आज का कोरोना अपडेट। चलता हूँ पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बात की जा रही है लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। ये GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है, क्योंकि आप देखिए लेबर जो हमारे देश में जो गरीब तबका है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल इस्टेट सेक्टर में, या जो भी काम, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक लेबर, जो कि आता है बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ पे मुंबई के अंदर जाके अपना सारा अपनी फैमिली को एक तरीके के इकोनॉमी सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसको वो वहाँ पे जाके कमाई करता है, पैसे चार पैसे कमाता है, जिससे कि वो वापस अपने गांव वो पैसा भेज सके, जिससे कि वहाँ पे उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके बूढ़े पेरेंट्स वो एटलीस्ट फीड कर सके। तो दोस्तों, इतनी हमारे देश में जो लेबर जो है उनकी स्थिति दयनीय है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अभी आप देखेंगे पैंडमिक के टाइम में और जो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इन सब वजहों से इंडिया जो है बहुत जो एक अच्छे, आप बोल सकते हैं जो सही रफ्तार में चल रहा था, हमारी इकॉनमी जो सही रफ्तार में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटकती हुई नज़र आ रही है। जिस वजह से आप देखेंगे गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री हैं, इनको काम अब आने वाले टाइम में अच्छे से काम करना होगा, जिससे कि वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट है लेबर और गवर्नमेंट के बीच में, लेबर और इंडस्ट्री के बीच में, लेबर और जो पूरा एक सिस्टम सेटअप है उसके बीच में, वहाँ पे एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना होगा, जिससे कि जो आप देखिए मुंबई से वापस अपने लोकल शहरों में, अपने लोकल जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे आप देखेंगे यूपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से बिहार हो गया, महाराष्ट्र से फिर आप झारखंड देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए, सब वापस आ रहे हैं। सारे लेबर्स मतलब सारे अपने वापस अपने राज्यों में जहाँ उनका घर है वहाँ आ चुके हैं। पैदल आए हैं, साइकिल से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, हर रास्ते से आए हैं। अब उनको कैसे वापस विस्थापित करा जाए, कैसे उनको वापस जॉब प्रोवाइड करी जाए, कैसे उनकी रोजी रोटी जो चल रही थी वो चीज़ें वापस ढर्रे पे लाई जाए, इन सारी चीज़ों पे बात की जा रही है। इन सारी चीज़ों में कैसे रिफॉर्म लाना है
उसके लिए अब हमारे सरकार को सोचने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे दोबारा से अच्छे से क्रिएट किया जाए, और इसमें आप देखेंगे तो गवर्नमेंट लगभग 85% जो एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर देखा जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। दोस्तों, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि डायरेक्टली हमारे देश की जो इकॉनमी है, हमारे देश की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। मतलब कोई भी टैक्स के दायरे में नहीं आता है, ये कोई भी इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। रेडी कोई लगा रहा है, कोई लेबरी कर रहा है, कोई मतलब 20,000 के अंदर की नौकरी कर रहा है, तो ये सब लोग जो है टैक्स परव्यू से, डायरेक्ट टैक्स परव्यू से दूर रहते हैं। इनका इकोनॉमी में डायरेक्ट या फिर आप देखेंगे डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता, इनडायरेक्ट सब कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनका कोई भी सरकार के पास इनका बही खाता, बही एक लेखा जोखा, एक प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे नहीं होते हैं। तो बेसिकली यही होता है इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोग इससे एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। आप देखेंगे इस जो पैंडमिक के बाद से इस रीस्टार्ट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो घटा हुआ है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कोविड-19 की जो क्राइसिस है उससे बचने के लिए 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आज की डेट में, वो है सबसे पहले लेबर रेगुलेशन, दूसरा है लिविंग स्टैंडर्ड फॉर माइग्रेंट लेबर इन सिटीज़, तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इम्प्रूविंग लेबर रेगुलेशन। इंडिया में अगर आप देखेंगे लेबर लॉज के हिसाब से, तो लेबर लॉज जो है वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर को हमारे देश में कवर करते हैं, जबकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट निकल के आता है इनफॉर्मल सेक्टर से। तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ 15% जो लेबर्स हैं वो इससे फॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज परसेंटेज, मतलब लगभग 60% के आसपास इसको और अंदर इसके परव्यू में लाने की ज़रूरत है, तब जाके इन लेबर लॉस के दायरे में ये सब आ पाएंगे। उसके बाद देखेंगे जो लेबर्स हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयर्स को जिनके पास कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है काम करने का, मतलब उनसे बेइंतहा काम करवाया जा रहा है। अब जब से वो मतलब अगर वापस जो जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनसे बिल्कुल जानवरों की तरह 18-18 घंटे, 16-16 घंटे तक काम करवाया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ने अब जो लेबर रिफॉर्म्स है उसको कहीं ना कहीं डिसॉल्व कर दिया है, उसको उस लेवल पे नहीं काम कर रहे हैं, वो जैसी मनमानी के हिसाब से अपने लेबर्स को काम करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो इनफॉर्मल लेबर है उसमें आप देखेंगे 85% जो लेबर फोर्स है उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया कि भयंकर काम करवा रहे हैं, उनके लिए कोई रहने की सुविधा नहीं है, खाने की प्रॉपर सुविधा नहीं है। जो महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं उनके लिए प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर बच्चों के लिए कोई क्रैश फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस काम करवाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में प्रॉपर एक फिक्सिबिलिटी चाहिए, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिससे कि ये सारे इश्यूज़ को कहीं ना कहीं फिक्स किया जा सके। उसके बाद इन सारी चीज़ों की वजह से आप देखेंगे लेबर एरिस्टोक्रेसी देखने को मिलती है, मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देखने को मिलता है लेबर्स का, मिनिमम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, और हर एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो इंश्योर रहे इन सारी चीज़ों से कि उसको प्रॉपर फैसिलिटी मिले, सारी जो बेसिक एटलीस्ट जो खाने पीने रहने की जो फैसिलिटी है वो मिले, जिससे कि वो भी अपना एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन ऑफ माइग्रेंट लेबर इन सिटीज़। इनकी जो आप देखेंगे जो लेबर्स जैसे यूपी से जा रहा है दिल्ली, यूपी से जा रहा है मुंबई, यूपी से जा रहा है बेंगलोर, या फिर दूसरे स्टेट से जो जा रहे हैं, उनको प्रॉपर वहाँ पे लिविंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जो प्रॉपर जो फ्लोर स्पेस है वो नहीं मिलता। एक ही आप देखेंगे एक कमरे में 5-5 लेबर, 6-6 लेबर रह रहे हैं। तो आप सोचिए कि कैसे वो सारा जो कोविड-19 के टाइम में जो इस समय सैनिटेशन की बात की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, कैसे उस सबको मेंटेन करके चलेंगे। तो यही सब बात की जा रही है कि उन्हें किराया, मान लीजिए 10,000 रुपये किराया है, 10,000 रुपये उन्हें किराया देना है, तो एक बंदा कमा ही रहा है बहुत, उसके पास पैसा ही नहीं है ज़्यादा, अगर उसकी 10,000 रुपये सैलरी ही है तो वो कैसे 10,000 दे पाएगा। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि एक वो बड़ा सा हॉल टाइप का ले लेंगे, उसको 10 लोग में डिवाइड कर लेंगे, 10 लोग एक रूम में रहेंगे, तो 1-1 हज़ार रुपये अगर हर बंदा देगा तो 10,000 रुपये दे पाएंगे। फिर उसमें आप देखेंगे कि वो उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बेकार तरीके से वो ज़िंदगी
ज़िंदगी जीते हैं, वो सिर्फ उनको बस खाना पीना रहना सोना ही रहता है, जिससे कि वो उनकी एक लाइफ में कोई भी एक प्रॉपर सुविधाएं नहीं होती हैं। इसमें आप देखेंगे तो एफएसआई जो है ये रिड्यूसेस रेंट्स फॉर क्वालिटी हाउसिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, पार्टनरिंग, कई पार्टनर्स एक साथ रहते हैं, प्राइवेट डेवलपर्स जो है इसमें प्रोवाइड कराते हैं, इनकरेज करते हैं इन लोगों को कि वो उनका हायर प्रोडक्टिविटी ऑक्यूपेशंस देखने को मिले, क्लीन अफोर्डेबल हाउसिंग देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इंश्योर करने के लिए हमें चाहिए कि उनके लिए प्रॉपर रहने खाने की सुविधा प्रोवाइड करें, एटलीस्ट एक रूम में 2 लोग या 4 लोग बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से जो हैवानियत से उनको रखा जाता है, वो मजबूर हो जाते हैं ऐसे रहने के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए सरकार को चाहिए कि लेबर्स के लिए प्रॉपर अलग क्वार्टर्स बनाए जाएँ, प्रॉपर उनकी जो लेबर्स को मतलब सरकार को डायरेक्ट करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को वो ये काम करें। उसके बाद देखेंगे इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ आर रूरल इकॉनमी, हमें अपनी जो रूरल गांव की जो इकॉनमी है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। दोस्तों आप देखेंगे अभी जो लेबर, सारे माइग्रेंट लेबर जो अपने अपने गांव आ चुके हैं, वहाँ पे अगर उनको अगर वहीं के वहीं प्रोवाइड किया जाए उनको काम, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाएंगे अपने जो जहाँ जो सारे अपने शहर छोड़ के आए हैं वो वहाँ क्यों जाएंगे। वो जब उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है, यहाँ सही पैसा नहीं मिलता है, यहाँ सही अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक स्थिति में नहीं होते, तभी वो बाहर जाते हैं। हर इंसान मजबूरी में घर छोड़ता है। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर उनको रूरल, उनके गाँव में ही अच्छी इकॉनमी, अच्छे सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए, अच्छी खेती उनसे करवाने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे मनरेगा के थ्रू काम दिया जाए, अच्छे उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स के बारे में बताया जाए, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सके। और मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है सरकार की तरफ से इन गांव के क्षेत्रों में, जिससे कि रूरल जो एक डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद लेबर मार्केट रिफॉर्म्स में बेसिकली रिफॉर्म करने की बात की जा रही थी, तो ऐसे ही लेबर्स के अंदर रिफॉर्म आएगा। तो दोस्तों ये था पूरा लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कोविड-19 और इलेक्शन से। गवर्नेंस GS2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप देखेंगे इलेक्शंस को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है साउथ कोरिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर। तो ये एक मिसाल आप बोल सकते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे ये 2 देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने देश में इलेक्शन कराया और प्रॉपर सरकार बनाई है। तो आने वाले टाइम में क्या कुछ गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन इशू कर सकती है, जैसे आप देखेंगे बिहार में इलेक्शन होने को है, उसके बाद कुछ और स्टेट्स आगे लगे हुए हैं जहाँ पे इलेक्शंस होना है। तो इलेक्टर्स जो हैं उनको चाहिए कि प्रॉपर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, काउंटिंग टेबल्स जो हैं उन पे वहाँ पे प्रॉपर जो एक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करी जाए, जिससे कि आप देखेंगे वहाँ पे जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने के जो चांस है वो कहीं ना कहीं घट सके। जो सेंटर्स हैं वो सारे उनको प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करी जा सके, सैनिटाइज किया जा सके टाइम टू टाइम। जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि 80 साल से ऊपर है उनको जो सुविधाएं हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं, उसके बाद जो यूज़र, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, वोटर्स विथ एसेंशियल सर्विसेज हैं, इन सबको अलाउ करना चाहिए कि वोट अपना पोस्टल बैलेट मतलब पोस्ट बाय पोस्ट ये अपना वोट पोस्ट कर सकें, ये सुविधाएं देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करी जा रही है स्वीप की, यानी कि सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसमें टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि वोटर को प्रॉपर एक एजुकेशन और उनको मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करी जा सके। जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो वर्चुअल कैंपेनिंग हो रही है इंस्टेड ऑफ डोर टू डोर। अब आप देख रहे होंगे नॉर्मली जो सारा काम फ़ोन पे हो रहा है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सारा काम विजुअली हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, जिससे कि आप देखेंगे अब जो नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे हैं, घर घर नहीं जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे लार्ज स्केल जो फिज़िकल कैंपेनिंग होती थी उससे बचा जा रहा है, जिससे कि कोविड-19 से एक तरीके से बचा जा सके। क्रिटिकल एनालिसिस अगर आप करेंगे वर्चुअल कैंपेनिंग का, तो इसमें देखेंगे स्टेट्स लाइक बिहार के अंदर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 37% लोगों के पास ही स्मार्टफोन है, और सिर्फ जो 27% जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट की सारी सुविधाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे वर्चुअल कैंपेनिंग करना। अगर मान लीजिए 100 में सिर्फ 37 लोगों के पास मोबाइल है या उनके पास इंटरनेट है, तो कैसे लोग जो 100% लोग हैं उन तक ये कैंपेन की जो एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मोबाइल नेटवर्क जो है वहाँ बहुत ज़्यादा पुअर है,
उसके बाद आप जो देखेंगे वर्चुअल कैंपेनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नज़र आता है, गांव खेड़ों में ये आसानी से नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे तो आपको फिजिकली कैंपेन करना ही करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, इससे आप देखिए कि सरकार को चाहिए, जो भी वहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसको अपने नए नए तरीके ईजाद करने चाहिए कि वो अपने लोगों को कैसे बोले कि भाई आप मुझे वोट दो, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्रॉपर सरकार को लेके चलना चाहिए। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इन इंडिया मिसिंग आउट इवन सिंगल हाउस होल्ड कुड हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन पार्टीज विनिंग सर्विसेज। ये आप समझिए लीडर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये इनको टेक्निकल भी जो हो गए हैं, इनको इस चीज़ का एडवांटेज मिले ऐसा कंफर्म श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता। वर्चुअल कैंपेन जो है इलेक्शन कमीशन का ये है कि वो डील करे इश्यूज जैसे कि फेक न्यूज़ वगैरह जो फैलाई जा रही है, ये हेट प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, इन सब चीज़ों से प्रॉपरली टैकल करके चल सके। अगर क्या कुछ सरकार को करना चाहिए जिससे कि प्रॉपरली इलेक्शन हो सके, इलेक्शन कमीशन जो कि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 324 के दायरे में रखा गया है, उसे चाहिए कि वो रिलैक्स करे, जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म बहुत जो कठोर नियम हैं उन पे थोड़ी सी एक ढिलाई बरते, जिससे कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जैसे कि वॉल पेंटिंग्स, पोस्टर्स और ये सारी जो इनको प्रॉपरली फिर से अलाउ किया जा सके, जिससे कि कहीं ना कहीं जो एक अवेयरनेस है लोगों के अंदर वो आए। मोटरसाइकिल बाइसिकल जो रैलीज़ हैं जिसमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, इनको इनक्रेज किया जा सकता है। इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और रैलीज़ भी सही से कंडक्ट करी जा सकेंगी। उसके बाद आप देखेंगे इसमें पैसे भी काफ़ी कम लगेंगे। यही मैंने आपको बताया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो डायरेक्टली मॉनिटर करे सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ को, हेट प्रोपेगेंडा को जो ना फैलाया जाए, और इनको जो एक्सेस है इसको कहीं ना कहीं लिमिट किया जाए। जो भी इस पर मतलब ढिलाई बरतता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो भी मतलब नॉमिनीज़ हैं उनको चाहिए कि वर्चुअली ही वो अपना नॉमिनेशन कराएं, अपना जो इलेक्शन कमीशन में अपना नाम दर्ज कराएं अपनी वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए, वो जिससे कि उनको लोग चुन सकें। तो सारी चीज़ें वर्चुअल करी जाएं और जो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है वर्चुअल और फिज़िकल रिलेशन के बीच में। फिर यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों रिन्यूएबल सोर्सेज एंड फीजिबिलिटी। मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, जो भी सोर्सेज अपने आप रीजनरेट कर लें, दैट इज़ व्हाट यू कॉल रीन्यूएबल सोर्सेज। और इनकी फिजिबिलिटी क्या है, इसी बारे में हम बात करेंगे। GS3 इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये आपके लिए। अभी आप देखेंगे बैलेंसिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग सोलर वेस्ट। जो सोलर वेस्ट आज की डेट में आप देखेंगे हमारे देश में सोलर पैनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारे लोग सोलर पैनल्स लगवा भी रहे हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि ये सोलर पैनल्स जो हैं ये इनकी एक जो लाइफ होती है, मान लीजिए 10 साल की लाइफ है, उसके बाद जब ये ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जब इनकी ये मान लीजिए जब इनकी 25 साल, इसमें बोला गया एंड ऑफ लाइफ आफ्टर 25 ईयर्स, इनको प्रॉपरली कैसे मतलब रिसाइकल किया जाए, इन सारी चीज़ों पे बात की जा रही है, जिससे कि वेस्ट ना हो, जिससे कि जो हमारे यहाँ पोल्यूशन ना हो। और आप देखेंगे कि इसको जो कॉस्ट है, हाई कॉस्ट होती है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है रिन्यूएबल से, इसमें आप देखेंगे इंटरमिटेंट इन नेचर होती है, डिप बिकॉज अनएक्सपेक्टेड क्लाउड कवर एंड सडन फॉल इन विंड वेलोसिटी। तो आप देखेंगे इन सब के जो रिन्यूएबल सोर्सेज, इन सब के अलग अलग फ्लॉज होते हैं। जैसे अगर आप सोलर पैनल देखेंगे तो धूप नहीं है तो उस लेवल पे पावर नहीं जनरेट होगी। विंड मिल्स देखेंगे तो अगर हवा नहीं है तो उस लेवल पे पावर जनरेट नहीं होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उसके ड्रॉबैक्स आप बोल सकते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि इससे जो स्टेबिलिटी होती है ग्रिड की, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। और इसी को कहीं ना कहीं कैसे बैलेंस करा जाए, इसकी बात की जा रही है। तो कन्वेक्शनल जो सोर्सेज होते हैं उससे कहीं ना कहीं इसे प्रॉपरली बैलेंस किया जा सके। कोल एनर्जी या फिर जो आप देखेंगे टरबाइन से, जो बांध से जो ऊपर से पानी गिराया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ से कैसे ये जो दोनों, ये ग्रिड का जो एक प्रॉपर काम है कि जो वहाँ पे पावर बैलेंस करा जाए। जैसे एक तरफ सोलर एनर्जी आ रही है, दूसरी तरफ से कोल एनर्जी आ रही है, तीसरी तरफ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है। अलग अलग तरीके से जो एनर्जी आ रही है, मान लीजिए यहाँ से पावर कम आ रहा है तो ये दो बैलेंस कर लें, या फिर यहाँ से पावर कम आ रहा है तो ये बैलेंस कर लें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बात की जा रही है, प्रॉपरली बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंसिंग कॉस्ट में आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डिविएशन सेटलमेंट है, इम्पैक्ट ऑफ हैविंग बैक डाउन और एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन चार्ज काफ़ी ज़्यादा लगता है।
उसके बाद आप देखेंगे इंडिया हैज़ नॉट इंक्रीज्ड इट्स हाइड्रो पावर मतलब पानी से जनरेट करी जाने वाली एनर्जी, इसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े डैम से एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ये इससे ये भी जो हमें जो अपना ग्रिड वगैरह है इसको भी बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है, रेट्रोफिटिंग वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, जब हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब हीट कैसे प्रोवाइड करेगी आपको? हीट जैसे आप कोल से या फिर आप बोल सकते हैं जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं, ये सब यहाँ से जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इसको मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इससे। तो ये सब बात की जा रही है। कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग सोलर वेस्ट, कैसे सोलर वेस्ट को रिसाइकल करा जाए। अभी आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स वॉल्यूम ऑफ फोटोवोल्टाइक वेस्ट इन इंडिया इज लाइकली टू रीच 2 लाख टन जो है हमारे देश में सोलर वेस्ट हो जाएगा 2030 तक, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अभी बोला जा रहा है कि ये जो बढ़ के 2050 तक 1.8 मिलियन टन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लगभग 18 लाख के आसपास ये पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 20 सालों में अगले कितना ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। इसलिए इसको अभी से मॉनिटर करने की ज़रूरत है, अभी से प्रॉपरली टैकल करने की ज़रूरत है। करंट पॉलिसी अगर देखेंगे तो इसमें जो डिमांड्स हैं वो ये हैं कि जो प्रॉपर रिसाइकलिंग और एंटायर जो वेस्ट है इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि इसको पूरी तरीके रिसाइकल करके रीयूज़ किया जा सके। इसके लिए कोई भी प्रॉपर मॉनिटरिंग या रिसाइकलिंग फैसिलिटी नहीं है अभी। कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग जो है ये इसको उम्मीद है कि ये नीचे आ जाए आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से इंडिया में भी इस वेस्ट को रिसाइकल किया जा सके और इससे जो भी कमर्शियली जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो एक्सट्रैक्ट की जा सके। लेकिन अगर आप देखेंगे जो कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग है इतनी ज़्यादा इज़ मच हायर देन कॉमर्शियल एक्सट्रैक्ट्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से आप देखेंगे वेस्ट जो जनरेट होता है इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन और अदर कॉस्ट हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी मार्केट के बारे में बात की जा रही है। GS2 गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है ऑनलाइन फार्मेसी बेसिकली अगर आप देखेंगे जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील वगैरह से जो अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, अगर ऐसे ही ऑनलाइन आप अपनी दवा मंगा पाएँ, अपनी जो भी मेडिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, दवा हो गई, सैनिटरी पैड्स हो गए, आपके जो दूसरी चीज़ें जैसे कि कफ सिरप्स हो गए, ये सारी जो जितनी भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं ये सब आप अगर ऑनलाइन मंगा पाएंगे तो इन पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें। पहले तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए, दूसरी आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रख पाएंगे, कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन लेवल डाउन आएगा, काफ़ी चीज़ें हेल्प होंगी इससे। इंटरनेट जो बेसिकली इंटरनेट पे डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी हालांकि इससे। लेकिन जो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलेट कैसे किया जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट अप्लाई, क्योंकि आप देखेंगे जब इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें होंगी तो इसकी मॉनिटरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आप देखेंगे सब कुछ ऑनलाइन बोल दिया, ऑर्डर कर दिया, तो कभी उसकी की आड़ में चरस गांजे की बहुत तस्करी बढ़ जाए, लोग अफीम गांजा बेचने लगें दवा की आड़ में, तो उस सब को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, यही सारी चीज़ों पे बात की जा रही है। अब अगर आप देखेंगे वाई इज़ ऑनलाइन फार्मा इंडस्ट्री गिवन फोकस क्यों दिया जा रहा है इसमें कि कोविड-19 के टाइम पे ये अश्योर किया जाए कि ये कैसे इसको प्रॉपरली लेके आगे चला जाए जिससे कि लोगों को सही और सुलभ दवा मिल सके, स्वच्छ अच्छी दवा मिल सके, उनको कहीं ना कहीं कोई एक दवा में जो एक बहुत बड़ी जो मतलब मिलावट देखने को मिलती है, गलत दवाएं दे देते हैं, जो एक्सपायरी डेट की दवाएं, वो सब चीज़ें ना दी जाए। इसको बोला जा रहा है कि ये जो ऑनलाइन फार्मा सेक्टर है ये बोला जा रहा है कि ये ग्रो करेगा, लगभग 7 गुना बढ़ जाएगा 2023 तक। 2.7 बिलियन की इंडस्ट्री ये बनने वाली है। कोविड-19 के टाइम पे आप देखेंगे बिहेवियरल शिफ्ट आएगा ई कॉमर्स के अंदर में और ये ऑनलाइन फार्मेसीज़ को बढ़ावा मिलेगा। ई फार्मेसीज़ जो हैं इनके अंदर कैपेसिटी है कि वो सॉल्व कर सकें हमारी प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल फार्मेसीज़ हैं और एमर्ज कर सकें एज एन ऑल्टरनेटिव टू, आप मेडिकल स्टोर नहीं जाना पड़ेगा आने वाले टाइम में आपको। आप देखेंगे सारी दवाएँ आप घर पर मंगा पा रहे हैं, जैसे कि आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं नॉर्मल कोई भी सामान,
तो आप देखेंगे वाई डज ई फार्मा सेक्टर ऑपरेट फ्रॉम, कहाँ से ये वेयर डज इट ऑपरेट फ्रॉम, ई फार्मा सेक्टर कहाँ से ऑपरेट करता है। तो ई फार्मेसी जो है ये मेनली ऑपरेट करता है 3 बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से, मार्केट प्लेस मॉडल, इन्वेंट्री लेड हाइब्रिड मॉडल ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके बाद फ्रेंचाइजी लेड हाइब्रिड मॉडल। तो ये इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। इनके जो चैलेंजेस है, गवर्नमेंट ने हालांकि ड्राफ्ट किए हैं रेगुलेशन फॉर ई फार्मेसीज, लेकिन जो रेगुलेशंस हैं ये कभी भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करी गई हैं। लैक ऑफ प्रॉपर रूल्स, कोई भी प्रॉपर रूल्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कि ऑनलाइन फार्मेसी जो है इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करके चला जा सके। जो लार्ज इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इसको कहीं ना कहीं डिस्करेज करा जा सके, जिससे कि इनको एक बड़े हाथों में न जाने दिया जाए। प्रॉपर जो लाइसेंसिंग है ये इनको लाइसेंसिंग के थ्रू ही रेगुलेट किया जाए। जो रिटेलर्स हैं इनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। स्टेट टू स्टेट जो अलग अलग लॉज हैं उनको कहीं ना कहीं एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जाए, यही बोला जा रहा है। ड्राफ्ट अब बात की जा रही है हाउ टू ड्राफ्ट ई फार्मेसी रेगुलेशन शॉर्ट रेगुलेशन सपोर्ट एंड इंडस्ट्री। तो पहले तो चाहिए सरकार को ये ई फार्मेसीज़ को प्रॉपरली डिफाइन करे कि ये ऑनलाइन सेल्स कैसे करेंगे मेडिसिन की, ई प्रिस्क्रिप्शन कैसे होंगे। मान लीजिए डॉक्टर कोई फिर व्हाट्सएप पे किसी को दवा उसने लिख दी डॉक्टर ने, तो क्या ये ई प्रिस्क्रिप्शन मान्य होगा जिससे डॉक्टर दवा दे सके। मान लीजिए बहुत बार ऐसी दवाएं होती हैं जो किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए होती है, जैसे नींद की दवा आप देखेंगे, या फिर दूसरे जो एनेस्थेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों में एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या हमारे पास रेगुलेशंस ऐसी हैं कि हम उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, यही सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉपरली इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। क्या जो रूल्स होंगे वो अलाउ करेंगे ई फार्मेसीज़ को वो सेंट्रल लाइसेंस मिल सके, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया वो ऑपरेट कर सके। उसके बाद आप देखेंगे प्रपोज किया जा रहा है कि डिफाइन ई फार्मेसीज़ इन अ वे दैट वुड अलाउ देम टू डिस्ट्रीब्यूट सेल एंड स्टॉक मेडिसिन। क्या ये ऐसे हमारे पास लाइसेंसेस हैं कि हम इतने अच्छे लेवल पे अपनी ई फार्मेसीज़ को कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट उनका कर सकें। ई फार्मेसीज़ जो हैं ये ई फार्मेसीज़ आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सेलिंग ड्रग्स लाइक कफ सिरप्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स ऑफ इंडियन ड्रग रेगुलेशंस। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे आप आजकल बच्चे जो हैं ये जो सिरप्स हैं ये सब पी के अपना नशा करते हैं, नशा करके टुल्ल हो जाते हैं और टुल्ल होके सो जाते हैं, और उसके बाद फिर इनके लीवर पे, इनकी किडनी पे, इनकी बॉडी में एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दवाओं पे रोक लगाने के लिए हमारी जो ई फार्मा इंडस्ट्री है इसको कैसे मैनेज किया जाए, यही सारी बातें बोली जा रही हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड माय लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे इस वीडियो की इस जो भी स्लाइड्स हैं इसकी फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन गाइस। जय हिंद।